Good morning, dear students. The lesson 2, including this poem titled A Tiger in the Zoo, is flashing on the mobile phone screen before you. This poem has been taken from the book named First Flight for the students of class 10. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat forest. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. This poem should be read silently once, and it should be said which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. In the zoo, he has no liberty. He is kept in a concrete cell behind the bars. He feels angry, frustrated, and helpless. This reminds him of his natural habitat forest. He is hiding and sliding in the long grass near the water hole and pouncing upon the fat deer. At night in the zoo, he hears the sounds of patrolling cars and looks at the bright stars with his bright eyes. In this poem, the poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animals in a small enclosure of the zoo away from their natural habitat forest. They feel angry, helpless, and unhappy and remember their life and environment in the forest. Now, I try to explain this poem and make you understand in your mother tongue. प्यारे बच्चों, यह कविता लेसन टू के ठीक बाद की है और इस कविता का शीर्षक और टाइगर इन द जू, चिड़िया खाना का बाग। तो इस कविता में अब देखेंगे कि बाघ जो चिड़ियाखाना में रहता है और फिर जो अपना प्राकृतिक घर जंगल में रहता है, तो जंगल के वातावरण में रहने वाला और चिड़ियाखाना के वातावरण में रहने वाला बाघ, दोनों के बीच कंट्रास्ट पैदा करती है यह कविता। यह कविता तो पहले चिड़ियाखाना की तरफ जाती है, फिर जंगल की तरफ जाती है, चिड़ियाखाना से जंगल की तरफ और फिर चिड़ियाखाना की तरफ वापस आती है। तो इस कविता को शांतिपूर्वक चुपचाप पढ़ा जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कौन सा स्टैंजा चिड़ियाखाना के बाग के बारे में बतलाता है और कौन सा स्टैंजा जंगल के बाग के बारे में बतलाता है। तो यह कविता बताया कि
चिड़ियाखाना में जब बाघ होता है तो चिड़ियाखाना के वातावरण में बाघ का क्या मूड होता है, और जब चिड़ियाखाना जंगल में होता है तो उस वक्त बाघ का क्या मूड होता है। तो ये दोनों तरह के वातावरण में बाघ का जो मूड होता है, उनके बीच, वातावरण और मूड के बीच में कंट्रास्ट, ये विरोधाभास यह कविता दर्शाती है। और चिड़ियाखाना में बाघ को कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे सलाखों के पीछे सीमेंट से बने मजबूत कारागार में रखा जाता है। वह इस सेल में क्रोध, निराशा और निसहायपन महसूस करता है, और यह चिड़ियाखाना उसे अपना प्राकृतिक घर जंगल की याद दिलाती है, चिड़ियाखाना याद दिलाता है उसे। फिर यह चिड़ियाखाना उसे पानी के किनारे बड़े बड़े घास में फिसलते हुए और छिपते हुए मोटे हिरन पर छलांग लगाने की याद दिलाता है। और यह भी याद दिलाता है कि कैसे वह जंगल में ग्रामीणों को अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर भयभीत करता है। ग्रामीणों में दहशत कैसे यह फैलाता है, इस बात की भी याद यह चिड़ियाखाना याद दिलाता है। और रात्रि को चिड़ियाखाना में वह निगरानी करने वाली कार की आवाज़ को सुनता है, और वह चमकती आँखों से चमकते तारों को देखता है। तो he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, of pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. वह अपनी चमकदार धाड़ियों के साथ अपने पिंजड़े में कुछ कदम चहलकदमी करता है। अपने पिंजरे में कुछ कदम अपने मखमली पगों से चुपचाप अपने अंदर बेकाबू गुस्से के साथ चल रहा है। अपने अंदर दबाए बेकाबू गुस्से के साथ वह चल रहा है। ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी मखमली पाँव से चुपचाप, क्वाइट चुपचाप, अपने अंदर दबाए हुए बेकाबू गुस्से के साथ वह पिंजड़े में अपनी चमकदार धारियों के साथ कुछ कदम चहलकदमी करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि चिड़ियाघर का शेर बाघ अपनी चमकदार धारियों एवं नुकीले पंजों के बावजूद चुपचाप चलता रहता है। अपना गुस्सा दबाए रखने के अलावा उसके पास, उसके हाथ में कुछ होता नहीं है।
He should be lurking in shadow, sliding through long grass. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. To lurken means to lie hidden in wait, छुपकर इंतजार करना. Shadow means shade of an object, किसी की परछाई, छाया. Plump means slightly fat, हल्का मोटा गदराया हुआ. तो वह पेड़ों की छाया में छुपकर इंतजार करता हुआ होगा. लंबी घासों से फिसलते हुए पानी के किनारे के नज़दीक, जहाँ मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं, वहाँ पानी के किनारे के नज़दीक लंबे लंबे घासों से होकर फिसलते हुए और पेड़ की छांव में छिपकर इंतज़ार करते हुए उसे होना चाहिए था. अर्थात कहने का मतलब कि वह छुपकर छांव में अवश्य बैठा होगा, धीरे धीरे लंबी घास में फिसल रहा होगा, पानी के किनारे से जहाँ पर वह मोटे हिरन गुजरते हैं, वहाँ उनका शिकार करने की ताक में रहता होगा. अर्थात कहने का मतलब कि जंगल का शेर, जंगल का बाघ पेड़ के पीछे या लंबी घास में या पानी के किनारे छुपकर अपने शिकार मोटे हिरण का इंतजार करता है. He should be snarling around houses at the jungle's edge. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means to growl with teeth. Gurrana. Edge means side of the forest. Bearing, to expose, show, दिखाना. Fang, tooth, teeth, fun. Terrorize, frighten, डराना. Claws, यानी sharp curved nail of the एनिमल, यानी पंजे. तो जंगल के किनारे घरों के नज़दीक उसे चारों तरफ वह गुर्राता होगा. जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों तरफ वह गुर्राता होगा, अपने दांतों और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों में दहशत फैलाता होगा. हाँ, यानी वह जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों तरफ गुर्राता हुआ घूम रहा होगा, अपने सफ़ेद दांत, अपने पंजों को दिखाते हुए गांव में दहशत फैलाता होगा. यानी कहने का मतलब इट मीन्स टू से कि जंगल का बाघ जंगल के किनारे स्थित गांव में या गांव तक जाने को आज़ाद है. वहाँ उसके जाने मात्र से ही लोगों में दहशत फैल जाती है. But he is locked in a concrete
cell. His strength behind bars, stoking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stoking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete means strong. Cell means karagar, jail. Strength, power. Ignore, to refuse deliberately, नज़रअंदाज करना. Stoke, to walk slowly with steep strides in a proud manner. तो वह मजबूत कारागार में बंद है, सलाखों के पीछे इसकी ताकत कैद है और पिंजड़े की लंबाई को चलकर मापता है और आने जाने वाले दर्शकों को नज़रअंदाज करता है और पिंजरे की लंबाई माप रहा होता है चल करके, चहलकदमी करके। अर्थात कहने का मतलब है कि पिंजरे में कैद शेर या बाघ केवल पिंजरे में चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत व मजबूती सब पिंजरे में कैद हैं, कैद होते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrol means to roam around, गश्ती करने वाले, घूमने वाले, निगरानी करने वाले। Stare means gaze, to look at very concentratingly, एकाग्र होकर देखना। तो रात्रि में वह आखिरी आवाज़ केवल निगरानी करने वाले कार की आवाज़ सुनता है। रात्रि में वह निगरानी करने वाली कारों की आखिरी आवाज़ को वह सुनता है और अपनी चमकदार आँखों से चमकदार चमकते सितारों को एकटक से देखता है, घूरता है। अर्थात कहने का मतलब कि चिड़ियाघर में शेर को केवल घूमती हुई गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी पशु पक्षी की आवाज़ नहीं आती। उसे केवल सितारे ही दिखाई पड़ते हैं, कोई जानवर पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते। Dear students, now I try to satisfy you by answering these questions. Read the poem again and work in pairs or group to do the following tasks. Number 1, find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. यानी कविता में से वह शब्द
ढूंढें जो चीते की या बाघ के पिंजरे में या जंगल में गतिविधियां और कार्य बताते हैं। इन्हें अलग अलग 2 कॉलम्स में लिखें। तो कॉलम 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 1, कॉलम ए में टाइगर इन केज, कॉलम बी टाइगर इन वाइल्ड और फॉरेस्ट। तो कॉलम ए में टाइगर इन केज, number 1, move in the cage with pads on velvet in his quiet rage. Number 2, locked in a concrete cell. Number 3, his strength behind the bars, stalking the length of cage, ignoring visitors. Column B, tigers in forest, moves in the wild near the water hole, long grass in search of plump deer. Number 2, snarling around houses at the jungle's edge. Number 3, wearing his white fangs, his clothes, and terrorizing the village. Question number 2, find the words that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. So in cage, number 1, quiet rage. Number 2, stokes the length of the cage. Number 3, strength behind bars. Number 4, locked in a concrete wall, a cell. Number 5, stares with brilliant eyes at the brilliant stars. Number 6, ignoring visitors in wild or forest. Number 1, snarling around. Number 2, sliding through long grass. Number 3, wearing his white fangs, his clothes. Number 4, terrorizing the village. And number 5, lurking in a shadow. Number 2, notice the use of a word repeated in lines such as this: on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Number 1, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Number 2, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So what do you think is the effect of this repetition? So this repetition contrasts the actual meaning of the words with that of the tiger in cage. Number 1, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Pads of velvet quiet actually means soft pads which do not make a noise while walking. The word quiet is contrasted. The word quiet is contrasted with the condition of the tiger in cage. That in his quiet rage means the anger, frustration the animal must be having is silent within itself.
it cannot take them out on anyone. Similarly, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars. So similarly, brilliant eyes signifies the beautiful eyes of the tiger, and brilliant stars signifies the beautiful shining stars which are free in the sky. Now it's the end of the explaining of the poem. Thanks.